और ये राशि मोदी की गारंटी जो विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से हम लोगों ने वादा किया था मोदी की गारंटी में, उसके लिए है। और शपथ लेने के बाद पहले ही कैबिनेट में 18 लाख से ज़्यादा गरीबों का पक्का का मकान स्वीकृत किए हैं, तो उसके लिए राशि है। और 2 साल का धान का बोनस जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने वादा किया है, आने वाले 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जो छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं। तो उस दिन को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उस दिन करीब 12 लाख से ज़्यादा किसानों के खाता में 2 साल का बोनस राशि करीब 3700 करोड़ रुपया उनके खाते में चला जाएगा। तो इस तरह से ये 3 दिन का ये विधानसभा का ये सत्र बहुत ही सार्थक रहा। सर, प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि 31 रुपए देने का जो आप लोगों ने ऐलान किया है, वो क्या पूरा हो पाएगा इस राशि से? उसको लेकर क्या रणनीति? देखिए, सब होगा। मोदी की गारंटी में जो भी वादा किए हैं वो सब होगा, उसकी चिंता हम लोगों को करना है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विपक्ष ने कहा कि सरकार दिशाहीन है, राज्यपाल महोदय से गलत बयानी करवाई है, तमाम बातें की। तो ये तो विपक्ष का धर्म है, हम लोग की तारीफ थोड़े करेंगे। और हसदेव को लेकर जो प्रश्न उठा था सर, उसका क्या कहना चाहिए? देखिए, हसदेव वाला जो कोयला खदान है, उसको अडानी को कौन गवर्नमेंट ने दिया है? पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही दिया है। और आज जहां तक मुझे जानकारी है, वहां पर थोड़ा पब्लिक के द्वारा विरोध हुआ, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार कोई गिरफ्तारी उनकी हुई नहीं है। सर, कल मंत्रिमंडल का शपथ हो रहा है क्या? कितने लोग शपथ लेने वाले हैं? कौन बचे हैं? सर, एक कंफर्मेशन तो कर दीजिए, कल कितनी बजे है? देखिए, अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल पौने 12 बजे गवर्नर हाउस में हमारे मंत्रिमंडल के नए सदस्य शपथ लेने वाले हैं। इसमें श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री रामविचार नेताम, श्री दयालदास बघेल, श्री केदार कश्यप, श्री लखनलाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री ओपी चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और श्री टंकरांग मोरमा, ये 9 लोग कल गवर्नर हाउस में मंत्री का शपथ लेने वाले हैं। जी, एक छूट रहा है। हाँ, वो अभी 9 कल शपथ लेंगे, बाकी एक छूट रहा है, वो बहुत जल्दी आने वाले समय में उसमें भी नहीं, अभी नहीं, बहुत जल्दी विभाग का बंटवारा भी हो जाएगा। कल खाली मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो आप यहां पर सुन रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। और एक बार फिर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मुहर लग गई है। आपको बता दें कि जो मंत्रियों के नाम हम चला रहे थे, दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, उन तमाम मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। आपको बता दें कि कुल 9 विधायक जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, उसमें कुछ पुराने हैं चेहरे और कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जो सत्र था, इस सत्र के दौरान तमाम चर्चाएं हुई और सत्र के बाद मीडिया के तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर पीएम आवास योजना को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि जो गरीबों के आसियाने हैं वो जल्दी गरीबों को सौंपे जाएंगे। तकरीबन 18 लाख जो हैं वो आवास सौंपे जाने। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है, कल सुबह 9 मंत्री शपथ लेंगे। जी हां,
9 मंत्री, जी हाँ, माफ करेंगे, आपको बता दें कि 9 मंत्री कल शपथ लेने वाले हैं, जिसमें वो तमाम नाम शामिल हैं, जिसमें पुराने चेहरों को भी तरजीह दी गई है और साथ ही आपको बता दें कि नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। ये साफ तौर पर ये उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि कुल 9 मंत्री शपथ लेंगे मंत्रिमंडल में, और एक जगह जो कि अभी खाली रहेगी उसके लिए आगे विचार किया जाएगा। और जल्द ही माना जा रहा है कि कल छत्तीसगढ़ में तकरीबन 11:15 बजे कल मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण होगा गवर्नर हाउस में, राज्यपाल भवन में शपथ लेंगे 9 मंत्री। ब्रजमोहन अग्रवाल का भी नाम है, रामविचार नेताम का भी नाम है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आशीष, एक बार फिर से हमारी खबर पर मुहर लगी, वो तमाम नाम जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कुल 9 मंत्री होंगे मंत्रिमंडल में। देखिए, बिल्कुल बड़ा ऐलान किया है विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री ने अपने तमाम मंत्रियों के चेहरे बताए हैं। कौतूहल की स्थिति थी पूरे राज्य में कि कौन साय कैबिनेट का हिस्सा होंगे, और इस वक्त जब थोड़ी देर पहले खुद विष्णुदेव साय मीडिया से मुखातिब थे, उन्होंने इन सारे नामों को रिवील कर दिया है। 9 मंत्री शपथ ले रहे हैं। 9 मंत्रियों, पहले तो जातिगत समीकरण के आधार पर बात कर लें तो एक सामान्य, एक एससी, 5 ओबीसी, 2 एसटी वर्ग से मंत्रियों को शामिल किया गया है। कास्ट इक्वेशन पर बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। ब्रिजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, ये ऐसे नाम है जो पिछली सरकारों में भी मंत्री पद पर काम कर चुके हैं। लेकिन साय कैबिनेट में जो नए नाम शामिल किए गए हैं उसमें लखन देवांगन, श्यामदेरी जायसवाल, ओपी चौधरी का नाम लगातार चल रहा था कि मंत्री बनेंगे ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा बलौदाबाजार से जीत कर आए हैं, और लक्ष्मी राजवाड़े। यानी एक जो उम्मीद की जा रही थी कि बस्तर से या सरगुजा से महिला प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा, अप्रत्याशित निर्णय यहां पर बीजेपी लेती हुई नजर आई है, बीजेपी सरकार लेती हुई नजर आ रही है। लक्ष्मी राजवाड़े को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह दिया है कि कल दोपहर 11:15 बजे राजभवन में इन तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। हालांकि पोर्टफोलियो क्या होगा ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है आशीष, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच यहाँ पर विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सुनते हैं। उसका क्या कहना चाहिए? देखिए, हसदेव वाला जो कोयला खदान है उसको अडानी को कौन गवर्नमेंट ने दिया है? पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही दिया है। और आज जहां तक मुझे जानकारी है वहां पर थोड़ा पब्लिक के द्वारा विरोध हुआ, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार कोई गिरफ्तारी उनकी हुई नहीं। सर, कल मंत्रिमंडल का शपथ हो रहा है क्या? कितने लोग कौन शपथ लेने वाले हैं? कौन वो चेहरे हैं? सर, एक कंफर्मेशन तो कर दीजिए, कल कितनी बजे है? देखिए, अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल 11:15 बजे गवर्नर हाउस में हमारे मंत्रिमंडल के नए सदस्य शपथ लेने वाले हैं। इसमें श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, श्री रामविचार नेताम, श्री दयालदास बघेल, श्री केदार कश्यप, श्री लखनलाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री ओपी चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और श्री टंकराम वर्मा, ये 9 लोग कल गवर्नर हाउस में मंत्री का शपथ लेने वाले हैं। जी, एक छूट रहा है। हाँ, वो अभी 9 कल शपथ लेंगे, बाकी एक छूट रहा है, वो बहुत जल्दी आने वाले समय में उसमें भी नहीं, अभी नहीं, बहुत जल्दी विभाग का बंटवारा भी हो जाएगा। कल खाली मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। और इस बीच जो विभाग हैं वो आगे आने वाले समय में जरूर बांटे जाएंगे, लेकिन इस बीच आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, ये साफ हो चुका है 9 मंत्री, और आप भी तमाम जानकारी दे रहे थे।
अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें इस मंत्रिमंडल में ठीक है, इस बीच में आपके पास लौटूंगा। ब्रजमोहन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। जी ब्रजमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन जी बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए नमस्कार आपको। जी ब्रजमोहन जी, कल आप शपथ लेने वाली, ये एकदम साफ हो गया, क्या कहेंगे आप? पार्टी नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया है जी, हमारी कोशिश होगी जी कि पार्टी नेतृत्व पर हम खरे उतर पाए और छत्तीसगढ़ के विकास में हम आगे बढ़ पाए और छत्तीसगढ़ को विकासशील राज्य से विकसित राज्य बना पाए जी। मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं जी। ब्रजमोहन जी, पहले भी आप बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, एक बार फिर से आपके कंधों में बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कोई बड़ी चुनौती अभी प्रदेश में आपके सामने नजर आ रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ का विकास हमारे लिए चुनौती है क्योंकि पिछले 5 सालों में विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था, रुक गया था। उसको फिर से आगे बढ़ाना, हमारे 15 साल के कामों को वो और आगे बढ़ाना और मोदी जी की जो गारंटी है उनको पूरा करना, ये हमारे लिए चुनौती है जी। हम इसको अवसर के रूप में परिवर्तित करेंगे जी और मोदी जी की गारंटी को पूरा करेंगे। ठीक है, और इस बीच हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। आशीष जी, ब्रजमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे क्या सवाल करेंगे? देखिए, बृजमोहन जी को पहले तो बहुत बहुत बधाई और उम्मीद थी ही कि बृजमोहन अग्रवाल मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। बृजमोहन जी से मेरा यही सवाल है कि फिलहाल तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि पोर्टफोलियो इस वक्त घोषित नहीं किया जाएगा, कुछ वक्त इंतजार करना होगा। मंत्रिमंडल का जो इक्वेशन है कि 9 मंत्रियों में 1 सामान्य, 1 SC, 5 OBC, 2 ST वर्ग से जो मंत्री बनाए गए हैं, ये क्या लोकसभा चुनाव की तस्वीर खींचती हुई नजर आ रही है? कास्ट इक्वेशन जो है ब्रजमोहन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ब्रजमोहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि आशीष वापस इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने भी एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया, लेकिन अगर हम बात करें इन तमाम चेहरों में क्षेत्रीय संतुलन का कितना खास ध्यान रखा गया है इस मंत्रिमंडल में? देखिए, खासा ध्यान रखा गया है, खासतौर पर जिस तरीके से हम लगातार चर्चा करते रहे कि 2024 की पृष्ठभूमि को तैयार करते हुए साई कैबिनेट के मंत्रियों के चेहरे तय किए जाएंगे और लगभग उसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी वैभव शिव पांडे यहाँ पर हमारे साथ हैं। वैभव, कास्ट इक्वेशन प्लस भौगोलिक संतुलन दोनों ही स्थिति देखने को मिल रही है? हाँ, बिल्कुल मिल रही है, लेकिन सरगुजा संभाग को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, ये साफ दिख रहा है। और शायद इसके पीछे कारण ये है कि 14 की 14 सीटें आई, 14 की 14 सीटें आई है। लेकिन आप ये भी देखिए कि विभाजित जो मनेंद्रगढ़ है वहाँ से रेणुका सिंह आती हैं, भरतपुर सोनहत से केंद्रीय राज्य मंत्री रही हैं। बहुत चर्चा थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उनका नाम नहीं है। उसी इलाके से आने वाले जो है श्याम बिहारी जायसवाल, जो कि OBC वर्ग से आते हैं, मनेंद्रगढ़ से जो है विधायक चुने गए हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बिल्कुल नई विधायक भटगांव से जीत कर आई हैं लक्ष्मी राजवाड़े, OBC वर्ग से हैं, वो भी उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और ठीक उसके पास के जो रामविचार नेताम हैं उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वो तो पूर्व में गृह मंत्री भी रह चुके हैं रमन सरकार में। लेकिन ये तीनों जो है बिल्कुल आजू बाजू के हैं और जो बाकी का कोना है, अगर आप अंबिकापुर जिले को जो है छूट गया एक तरीके से आप कहिए, क्योंकि अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा, सामरी, यहाँ से भी जो है चेहरे जीत कर आए थे, तो उम्मीद थी कि शायद इनके आसपास से भी कोई मंत्री होगा, लेकिन उन्हें नहीं चुना गया। बिल्कुल जो आजू बाजू की सीटें से जिस तरीके से बीजेपी में ट्रेंड दिख रहा है कि अप्रत्याशित और चौंकाने वाले नाम बीजेपी लेकर आती है, ये जो सूची हम देख रहे हैं, बृजमोहन, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, ये नाम पहले से चर्चा में तो थे ही। OP चौधरी को लेकर पहले दिन से ये चर्चा थी कि मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, क्योंकि अमित शाह ने उनकी रैली में ये कहा था कि चुनाव जीत कर आए तो बड़ा आदमी बनाऊंगा, ये भी चर्चा में थी। लेकिन जिस तरीके से लखन देवांगन का नाम यहां पर आया, श्याम बिहारी जायसवाल का आप जिक्र कर ही रहे हैं, टंकराम वर्मा भी पहली दफे के विधायक हैं, तो ये इन नामों के समीकरण के पीछे क्या तस्वीर यहां पर दिखाई पड़ती है? और देखिए, इसमें अगर आप जातिगत समीकरणों को देखेंगे तो वो भी समझ में आ रहा है। टंकराम वर्मा जो है कुर्मी समाज से आते हैं और जो रायपुर संभाग है उसमें कुर्मी समाज का दबदबा रहा है। रमेश बैस लंबे समय तक जो है सांसद यहाँ से चुने जाते रहे हैं,
7 बार यहाँ से सांसद रहे, तो उस इलाके में जो कुर्मी बेल्ट है उसे साधने की कोशिश शायद बीजेपी की तरफ से की गई है। कि फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले, ये एक बड़ा आधार बनता नजर आता है। एक बड़ा आधार ये बनता वो नजर आ रहा है। और जहां तक लखन देवांगन की बात है, लखन देवांगन पूर्व में कटघोरा से विधायक रहे हैं और उसके बाद अभी कोरबा से चुने गए हैं। कोरबा से वो महापौर भी रहे हैं। ओबीसी वर्ग में जो देवांगन समाज। ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास लौटूंगा। वैभव से आप चर्चा कीजिएगा। इस बीच हमारे साथ दयाल दास बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खुद मंत्री बनने वाले हैं और शपथ लेंगे। दयाल दास जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब जी। सर, क्या कहेंगे, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, हालांकि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। जी, क्या है, पूर्व में भी मैं तो था मंत्री पद के दायित्व में लगातार रहा हूँ पूर्व में। जी जी। और अभी हालांकि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, कुछ खास आपको लेकर कि आपको कुछ ऐसा विभाग मिलना चाहिए, कुछ ऐसी आपकी हसरत, उसको लेकर क्या कहेंगे आप, या जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसका निर्वहन करेंगे? जी, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे। ठीक है। और दयाल दास जी, इस बीच हमारे साथ आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर हमारे से बने हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। आशीष जी, ओवर टू यू। दयालदास जी, जो सूची जिस तरीके से मंत्रिमंडल के सामने आई है आपने देखी होगी, लगता है 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर बीजेपी ने जातिगत संतुलन तो रखा ही रखा, साथ ही साथ भौगोलिक क्षेत्र का भी ध्यान रखा है। जी। हेलो जी, नहीं आ रहा है आवाज जी, एक बार फिर से आशीष जी। दयालदास बघेल जी, मेरा सवाल यह है कि जो समीकरण देखने को मिल रहा है, जो मंत्रिमंडल की सूची बनी है, इसमें 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या उसे देखते हुए इन नामों का चयन किया गया? एक समीकरण क्या इस रूप में आप देख पाते हैं? ठीक है, जो भी आदेश मिलेगा संगठन का, पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री का, उसका पालन करेंगे और पूरा मेहनत करेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे। जी ठीक है। दयालदास जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और आशीष, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरी कोशिश है, 24 में भी पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन इस चीज़ को भी मैं आपसे समझना चाहूँगा आशीष जी, क्योंकि अगर हम देखें सरगुजा को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह को बनाया गया। ऐसे में क्या बीजेपी संदेश देना चाहती है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है प्रदेश के लिए? देखिए, सीधी सीधी बात है कि केदार कश्यप बस्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाए गए हैं और जिस तरीके से आज देर शाम में जब ये खबर निकल कर आई कि जो किरण देव है, जगदलपुर विधानसभा सीट उन्होंने जीती है, हालांकि जनरल कैटेगरी से वो आते हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो एक संतुलन बनाने की कोशिश की है कि बस्तर का रिप्रेजेंटेशन संगठन में भी हो और सत्ता में भी मंत्री के तौर पर भागीदारी हो केदार कश्यप के रूप में। लेकिन सरगुजा का जहां तक सवाल है कि सरगुजा की 14 सीटें बीजेपी ने जीती है, क्लाइंट साइड विक्ट्री बीजेपी के हिस्से आई, कांग्रेस पूरी तरीके से सरगुजा में धराशायी हो गई, तो रिप्रेजेंटेशन सरकार में शायद इस लिहाज से ज्यादा देने की कोशिश यहां पर बीजेपी करती नजर आ रही है, क्योंकि पूरे सरगुजा को मिला दें तो लोकसभा के पैरामीटर पर भी ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि पूरे सरगुजा को साधने के हिसाब से 3 मंत्री दे दिए गए, क्योंकि सरगुजा संभाग में एक लोकसभा की सीट है। लेकिन जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी के हिस्से आई थी, ये एक बड़ा एक फॉर्मूला दिखाई पड़ता है कि 3 चेहरे वहां से कैबिनेट का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। वैभव, ये कहना मुनासिब है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर, लेकिन आप ये भी देखिए कि कौन शामिल नहीं है इसमें। महिला के तौर पर जो 2 बड़े चेहरे थे, रेणुका सिंह जो कि सांसद सरगुजा से हैं, उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो अब एक संभावना ये बन रही है कि संभव है कि उन्हें वापस लोकसभा का लड़ा लिया जाए।
लता उसेंडी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, तो एक संभावना ये भी है कि बस्तर से उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी जो है आपको संसद में दिखाई देना चाहिए। चूंकि वो 33% आरक्षण की बात जो बीजेपी की तरफ से कही गई है, तो वो शायद उस फार्मूले पर बीजेपी जाना चाहती है और छत्तीसगढ़ से महिलाओं की भागीदारी भी शायद उस स्तर पर सुनिश्चित करना चाहती है। इसलिए मुझे लगता है कि रेणुका सिंह या लता उसेंडी जैसे जो वरिष्ठ जो विधायक हैं उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है और जिस तरीके से बड़े नाम यहाँ पर छूटते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अजय चंद्राकर की बात करें, धर्मलाल कौशिक का जिक्र कर लें, अमर अग्रवाल का जिक्र कर लें, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इनकी सीनियरिटी को ओवरलुक कर दिया है। लगता है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण की पारी आएगी तो बीजेपी इन अनुभवी नेताओं को चुनावी मोर्चे पर उतारेगी और ज्यादातर चेहरे जो है वो लोकसभा चुनाव का हिस्सा बनते नजर आ सकते हैं। कि वैभव का जो एक दृष्टिकोण है, एक एनालिसिस है कि चूंकि सरगुजा में एक बड़ा चेहरा रेणुका सिंह थी, भरतपुर सोनहर से जीत कर आई है, बस्तर में लता उसेंडी के नाम को लेकर लगातार चर्चा थी कि कैबिनेट का हिस्सा हो सकती हैं। जिस तरीके से अजय चंद्राकर एक ओबीसी का एक बड़ा चेहरा बीजेपी के हिस्से है, धर्मलाल कौशिक हैं, इन नामों को लेकर चर्चा तो चल ही रही थी कि मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। चूंकि अब नहीं है, जो ऐसे में ये इस फॉर्मूले पर बीजेपी काम करती हुई चुनाव पर नजर आ सकती है 2024 के, कि इन्हें लोकसभा की टिकट दे दी जाए और ये चुनाव लड़ाया जाए। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी है, संगठन के स्तर पर इस पर चर्चा और राजकुमारी का दौर चलता नजर आएगा। लेकिन इस वक्त जो लंबे समय से इंतजार की घड़ी थी कि मंत्रिमंडल कब तय होगा, वो घड़ी अब खत्म हो चुकी है। मंत्रिमंडल विष्णुदेव साय ने घोषित। और चूंकि आशीष जी, महिला प्रतिनिधित्व की अगर बात हो रही है तो इस मंत्रिमंडल में सिर्फ एक महिला लक्ष्मी राजवाड़े, और कितने युवा चेहरे इसमें हैं? और देखिए, युवा चेहरों का जिक्र करें तो इसमें श्याम बिहारी जायसवाल को आप युवा चेहरे के तौर पर ले सकते हैं, टंकराम वर्मा है, ओपी चौधरी है। ओपी चौधरी तो लगातार युवाओं की बात उठाते रहे हैं। लक्ष्मी राजवाड़े जो है वो युवा चेहरा है। युवाओं को ज्यादा तरजीह दी है भाजपा ने। देखिए, अभी जो नाम आए हैं उसमें तो आप बराबरी पे मान सकते हैं। 5 जो है सीनियर हैं और 4 जो है वो पहली बार के विधायक हैं, जिसमें से टंकराम वर्मा है, लक्ष्मी राजवाड़े है, ओपी चौधरी है। ये जो है वो पहली बार के विधायक हैं। बाकी सारे जो है वो दूसरी और तीसरी, चौथी, पांचवी और उससे भी ज़्यादा के जो है विधायक है। लेकिन ये 3 जो है वो पहली बार के विधायक है जिनको इसमें शामिल किया गया है। तो युवाओं का प्रतिनिधित्व भी दिख रहा है उस हिसाब से, लेकिन एक संतुलन बनाने की भी कोशिश हुई है कि वरिष्ठता भी जो है वो झलके मंत्रिमंडल में, क्योंकि कैबिनेट का बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल रहता है सरकार में, और वो जैसा डिसीजन लेते हैं सरकार वैसी चलती है और जनता को उसका लाभ उसी तरीके से मिलता है। तो मुझे लग रहा है शायद वो संतुलन बनाने की कोशिश विष्णुदेव साय ने अपनी टीम में की है। और विष्णुदेव साय लगातार ये बात करते भी रहे वैभव कि जो भी टीम बनेगी, टीम साय जिसे कह सकते हैं, उसमें नए और पुराने चेहरों का सामंजस्य होगा और वो तस्वीर दिख भी रही है। बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, ये वो चेहरे हैं जो पिछली सरकारों में भी, यानी रमन सरकार के दौरान भी मंत्रिमंडल का चेहरा रह चुके हैं। तो ऐसे में साय ने जो कहा था कि नए और पुराने चेहरों का सामंजस्य वाला मंत्रिमंडल होगा, वो तस्वीर इस वक्त हम भी देख पा रहे हैं। नए और चेहरे यानी अनुभव जिनके पास है और जिन्हें अभी काफी कुछ सीखना है, यानी बीजेपी सेकंड लाइन लीडरशिप भी इस सूची के जरिए तैयार करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। अगर हम बात करें विभागों की, तो निश्चित तौर पर वरिष्ठता के आधार पर विभागों की जिम्मेदारी भी इन मंत्रियों को सौंपी जाएगी। दूसरी चीज ये भी आशीष कि पहले ये बड़े स्तर पर कार्यक्रम होने वाला था इंडोर स्टेडियम में, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों से चल रही थी, लेकिन उसके बाद अब ये खबर सामने आती है, वो खुद साफ कर देते हैं मुख्यमंत्री साय कि राज्यपाल भवन में शपथ ग्रहण होगा। और देखिए, तमाम तरीके के कयास इन दिनों चलते रहे, तमाम तरह की अटकलें चलती रही। इंडोर स्टेडियम को लेकर जरूर यह चर्चा छिड़ी थी शुरुआती दौर में कि वहां पर बड़ा शपथ ग्रहण का आयोजन करेगी और 10,000 के आसपास की भीड़ बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह में लाकर शक्ति प्रदर्शन भी कर सकती है। लेकिन पुरानी जो एक परिपाटी रही है मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया की, यदि यहां पर बात करें तो राजभवन में ही शपथ कराए जाने की परंपरा रही। और चूंकि बीजेपी ने एलानियत तौर पर नहीं कहा था
कि शपथ ग्रहण का जो आयोजन होगा वो इंडोर स्टेडियम में होगा। तो इस वक्त इसे यही कहना चाहिए कि कयासों में वो तमाम चीजें जा उलझी थी। हालांकि अब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद ये स्पष्ट कर दिया है कि शपथ ग्रहण कल राजभवन में होने जा रहा है। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा, तमाम चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे और किस तरह से क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है इस चीज को भी समझेंगे।